अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। आज कौम 78वां यौम आज़ादी नहायत जोश व खरोश के साथ मना रही है और बहुत तवील अरसे के बाद। यूँ तो जश्न आज़ादी हम हर साल ही बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो मज़ा ही दोबाला है जश्न आज़ादी का। और उसकी ख़ास वजह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली हालिया जंग, जिससे पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल की। और आज इस कामयाबी के एतराफ़ में फ़ौजी और सिविल क़यादत समेत मुख्तलिफ़ वॉक ऑफ लाइफ में आला एज़ाज़ात तक़सीम किए गए। सदर मुमलिकत ने आज एक तकरीब में जो ऐवान सदर में हुई, उसमें फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को आला तरीन एज़ाज़ से नवाजा। इसके अलावा साहिर शमशाद जो चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनको एज़ाज़ दिया गया, एयर चीफ़ को, नेवल चीफ़ को, इसके अलावा वफाकी वज़रा को, सहाफ़ियों को, सभी को जिन्होंने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कारहाया नुमाया अंजाम दिए थे, उनको नवाजा गया। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में कल शाम से ही तकरीबात हुई। सरकारी सतह पर इतनी ज़बरदस्त तकरीबात हमने बहुत अरसे के बाद देखी। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और कराची से लेकर लाहौर तक, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग सड़कों पर निकले और बलूचिस्तान में भी अच्छे खासे लोग बाहर निकले और कोयटा वगैरह में पाकिस्तान का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो 14 अगस्त को एहतजाज करेगी, लेकिन उनका एहतजाज कोई ख़ास नज़र नहीं आया। हाँ, लोग कुछ झंडे लेकर बाहर ज़रूर निकले, लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये थी कि कौम सियासी तौर पर उस तरह से बटी हुई नज़र नहीं आई जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि 5 अगस्त को एक एहतजाज हुआ और फिर 14 अगस्त को एहतजाज होना था। ये सब कुछ नहीं हुआ। तो एक अच्छा दिन गुज़रा। काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी तरीके से हमने जश्न आज़ादी की तकरीबात को मनाते हुए कौम को देखा है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, साफ़िक सफ़ीर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये कि बहुत अरसे के बाद हमने पाकिस्तान का जश्न आज़ादी इतने जोश व खरोश के साथ मनाया गया और सरकारी सतह पर एक बड़ी तकरीबात हुई। इस्लामाबाद में भी हुई, कराची में भी हुई, लाहौर में भी हुई। तो ये सब कुछ एक साबित करती है कि एक जंग, एक कामयाबी जब आप हासिल करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है हर शोबा ज़िंदगी में। ये जो मोमेंटम बना है पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि इसको बरकरार रखा जाए और कैसे इसको बरकरार रखा जा सकता है? जी शुक्रिया मसूद। देखिए, जाहिर है 78वां आज़ादी का दिन है, हमारा साल है, और कौमों की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता। कौमें बनती हैं, निखरती हैं, संवरती हैं, बरसों लग जाते हैं, कई 100 साल। अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देखें तो आपको नज़र आता है। तो हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और ये जाहिर है, ये एक ख़ास मौका था। अभी हाल ही में जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की अफ़वाज ने जिस तरीके से जो है वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया जंग के अंदर, ये वाकई काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, जश्न जो है वो आप बनाते हैं, जब यौम आज़ादी मनाते हैं, उसमें मुझे बताएं कि क्या सदर वज़ीर आज़म ने मज़ार-ए-क़ायद का दौरा किया? और ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने नोटिस किया है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी मर्तबा कौन से गैर मुल्की सरबराह को कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर लाया गया। ये जो है ये वैसे बज़ाहिर ये एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं और इनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। दूसरी बात ये कि हम एक चीज़ ये होती है कि एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है, इस पर ज़ाहिर है खुशी हर पाकिस्तानी को खुश होना भी चाहिए और हम खुश हैं भी, क्योंकि भारत का वो जो ज़ोन था वो हमने खाक पे मिलाया। लेकिन अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने का रास्ता महज जंग नहीं होती। आगे बढ़ने के रास्ते के लिए आपको बहैसियत कौम मजबूत होने की ज़रूरत है। बहैसियत कौम मजबूत होने के लिए आपको माशी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। माशी तौर पे मजबूत होने के लिए आपका सियासी निज़ाम बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। क्या हमने दिफाई महाज में जो कामयाबियाँ हासिल की और जितने हम आज मैं अपने आप को महफूज फील करते हैं, क्या तालीमी महाज में भी हमने वो कामयाबियाँ हासिल की हैं?
तालीम में आज पाकिस्तान की कोई एक जामिया ऐसी नहीं है जो दुनिया में रिकग्नाइज की जाती। आप कॉलेजेस उठा लें, आप अपने स्कूल्स उठा लें, तो जब हम अपनी अगली नस्ल ही जो है सही मानों में पैदा नहीं कर रहे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये मेरा ख्याल है, जहां पैसा हम इन चीजों पे खर्च करते हैं, वो अगर हम अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस पे हमें ये तो बता दिया जाता है कि जी इतनी ग्रांट बढ़ा दी गई है, वो ग्रांट कहाँ है? किसी ने किसी को अकाउंटेबल किया कि क्यों पाकिस्तान की जामियात पिछले कई सालों से जो है किसी दुनिया की किसी जगह जो है कॉम्पीट नहीं कर रही। इंडिविजुअली कोई होता है, वो आ जाता है, हम उसका जश्न मना लेते हैं। आप स्पोर्ट्स की फील्ड ले लें, ये जो हमारी प्राइड है, हमारा ब्रांड है अरशद नदीम जी, क्या इसको किसी एसोसिएशन ने वो किया था? उसने जब इनाम जीत लिया तो वो हमारा हीरो हो गया। ऐसे ही हम इसी तरह दूसरे शोबों में उठा के देख लें। आप देखें आज हॉकी में आपका कौमी खेल है, वो कहाँ खड़ा है आज आपका कौमी खेल कहाँ है वो? तो ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं, हमने इदारे नहीं बनाए, हमने जो इदारे थे वो भी तोड़ दिए, खत्म कर दिए। ये वो चीजें हैं जो सोचने की हैं। तो जहां हम यौम आज़ादी पर जाहिर है खुश हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद कौम है जी, और हमें फख्र है, और हमें फख्र होना चाहिए इस चीज पर। हमारा जीना मरना यही है इसमें। लेकिन मैं जब जश्न मनाता हूं तो मैं बहुत कुछ सोचता भी हूं कि क्या मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन हूं? आने वाली जो नस्ल है वो जिन मसाइल से दो चार है, जिन तालीमी मसाइल से, सकाफती मसाइल से दो चार है, जिस इंतहा पसंदी का आज हमें सामना है, क्या हम उससे नर्द आजमा हो रहे हैं? मेरे नुक्ते नजर से ये वो चीजें हैं जो सोचती है। अवार्ड्स की बात की आपने जी, मैं हैरान हूं। बिल्कुल गैलेंट्री जो आपकी फौज ने, जो आपकी एयरफोर्स ने, जो आपकी नेवी ने, उनके बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है आपके आइन में कि ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए। ठीक, लेकिन सिविलियंस के बारे में बहुत स्पेसिफिक है। हम तो अपने आइन को ही नहीं पढ़ते, उसमें सिर्फ नर्सिंग और स्पोर्ट्स का लिखा हुआ है। ये जो हम अवार्ड देते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने एक केस में, उसमें इत्तेफाक से मैं वहां मौजूद था, और गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। उनकी कोर्ट में उन्होंने भुट्टो साहब की एक तकरीर कोर्ट करके बताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवार्ड जो हैं वो हम जैसों को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम तो आए ही खिदमत करने के लिए हैं। ठीक, तो हम किस चीज का अवार्ड ले रहे हैं? आप देख ले, उसमें बहुत से, ऐसा नहीं है कि बहुत से डिजर्विंग लोग भी होते हैं, वो होते हैं, लेकिन या तो अपने आइन में एक तरमीम कर लें। मतलब अगर आपने कुछ चीजें करनी है तो आईनी तरीके से करें ना। जी जी, ठीक, बिल्कुल, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। सनाउल्लाह साहब, आप फरमाइए, जश्न आज़ादी जाहिर सी बात है हम तो बड़े जज्बे के साथ मना रहे हैं, और इतनी आम आदमी तो इतनी निटी-ग्रिटीज़ में जाता भी नहीं है, मगर जाहिर सी बात है एक आइन है, उसको देखना चाहिए। कौमी बड़ी जोश व खरोश के साथ अपना जश्न आज़ादी मनाती हैं। हम मुल्क से बाहर भी रहे, वहाँ पर भी देखा कि तमाम ही कौमें बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाती हैं। इस दफ़ा ख़ास तौर पर यह था कि पाकिस्तान एक जंग जीता, और एक पाकिस्तान का जो है बैनुल अक़वामी स्टेचर, उसमें हमने इजाफ़ा देखा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये एहसास कि हम किसी तरह से भारत से कमतर नहीं हैं, हमें कोई बरतरी हासिल है। तो ये सारी चीज़ें एक कौम के ऊपर थीं। लेकिन मज़हर साहब जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो कर लिया, और यही सवाल था मेरा बुनियादी कि एक मरहला तो हमने हल कर लिया, एक एहसास से बरतरी की तरफ हम कौम को ले आए। इस मोमेंटम को कायम रखने के लिए हमें क्या करना होगा मजीद? मेरा ख्याल में मज़हर साहब ने बहुत आपको क्लियर आउटलाइंस दिए हैं जी, और उनको बड़ी संजीदगी से आपको अपनाना चाहिए। फ़ख्र की बात है, और ये अहद करने की बात है, और अहद से बढ़ के काम करने की बात है कि जो ख्वाहिशात हमारे जनरेशन से बड़ी जनरेशन ने दिए थे, और जो अपने खून से लिखा था हमारी आज़ादी का पैगाम, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से आने वाली नस्ल को दे सकते हैं, उसका इज़हार और उसके बारे में जो बातें कही गई हैं उसमें बहुत सारी हकीकत है।
इसलिए आज सिर्फ इसी बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि हमने पहला मार्का मार लिया है। हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे मोदी साहब और उनको मुंह की खानी पड़ी। अब उनके जो स्ट्रेटजिक अलाइज वगैरह थे उन तक भी उनकी शरारतें, उनके अज़ाइम बहुत हद तक खुल के सामने आ गए। लेकिन ये एक रुख है और ये रुख बदल भी सकता है और ये रुख में रखना बाजी भी हो सकती है। इसलिए वो बातें जो बड़ी संजीदगी से मज़हर साहब ने कही हैं उन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ फ्लैग लहराने की बात नहीं होती कि फ़्लैग से ना कोई हमारी ना इज़्ज़त या हमारी जो पगड़ी होती है वो बढ़ जाती है, बल्कि बढ़ती तो उसी वक्त है जब आपकी नस्ल और आपकी मौजूदा नस्ल और आइंदा नस्ल का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। आपकी कौम उस रुख पे चलती है जिसको आज AIT का वक्त कहा जा रहा है। आपको देखना है कि इनोवेशन में आप कहाँ खड़े हैं, इकानमी में कहाँ खड़े हैं, अपने रिजॉल्व में कहाँ खड़े हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सारा अमल इंक्लूसिव होना चाहिए। और फिर मेरिट की बात आप करते हैं तो मेरिट पे अमल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये बातें सारी अपनी जगह पे, लेकिन खुशी की बात है कि इस दफ़ा मायूसी की जो लहर हम में काफ़ी देर से दौड़ी हुई थी, चल रही थी कौम की रगों में, वो ख़त्म हो गई है। और इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी अस्करी क़यादत के और उनके वल्वलों से, और ख़ास तौर पे एयर फोर्स के, कि उन्होंने कमाल किया। और इसमें बहुत सारा ना साथ दिया हमें हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर चाइना ने, और हम दोस्ती के लिए उनका शुक्रगुज़ार हैं। बिल्कुल ठीक। नसरुल्लाह मलिक साहब, सियासी तौर पर कौम आपको आज कैसे नज़र आई इस पूरे जश्न? तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज किया, 14 अगस्त को उन्होंने एहतजाज करना था, लोग निकले भी, कहीं कहीं हमें झंडे भी नज़र आए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सियासी माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर मईशत को बेहतर होना है, पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर होना है, आइन पर अमल होना है, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, और सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इंसाफ बहुत ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से नहीं रहा। इस 14 अगस्त को आपने इस तनाजुर में अगर देखा हो मामलात को, तो कैसे देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि कोई भी कौम अपनी आज़ादी के दिन को इसी जोश व जज्बे के साथ मनाती है जिस तरह पाकिस्तानी मनाते हैं। हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इस बार कदरे मुख्तलिफ अंदाज से मनाने की जो बात की गई या जिस तरीके से मनाया गया, उसमें ये चीज़ बहरहाल शामिल है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना दिफा किया और जिस तरीके से अपने से बड़े दुश्मन को जो हमारे ऊपर हमला आवर हुआ था, उसको शिकस्त दी और उसका गुरूर खाक में मिलाया। कौम के अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ है, और ये जज्बा जो है, मैं समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए और मुल्क की मजबूती के लिए बड़ा मावन साबित हो सकता है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हम जो सफ़र हम आज तक तय कर पाए हैं उसमें हमने अचीवमेंट्स क्या किए हैं और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। यकीनी बात है, दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अचीवमेंट्स किए हों और साथ ही साथ उसको चैलेंजेस का सामना ना हो। हत्ता कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी आज भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान को भी इन चैलेंजेस का सामना है। गो कुछ चीज़ों पे हमारी रफ्तार बड़ी स्लो रही है। उसकी वजह हमारे यहाँ शायद जो कुछ लोग ये बयान करते हैं कि हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरार आती रही, हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाईं, जमहूरी हुकूमतें उस अंदाज से जमहूरियत को पनपने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकी जो जमहूरी रवैये होने चाहिए थे। फिर कुछ डिक्टेटरों की वजह से मुदाखलत होती रही और आपके सिस्टम के दरमियान में ब्रेक आती रही। अब इसमें किसी एक फरीक को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। देखें, अगर देखा जाए तो अगर कहीं किसी ने जो है वो डिक्टेटर ने आके जमहूरियत की बसात उल्टी, तो दूसरी तरफ आपको एक लंबी फहरिस्त नज़र आती है जिसमें जमहूरियत के दावेदार हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आते रहे और दूसरे सियासतदानों का रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करते रहे।
बदकिस्मती से हमारे यहाँ मसूद साहब हर सियासी जमात और हर हुकूमत को, सियासी हुकूमत को अपनी मर्ज़ी की जुडिशरी चाहिए होती है, अपनी मर्ज़ी की उसे इस्टेब्लिशमेंट चाहिए होती है, अपनी मर्ज़ी का उसे मीडिया चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो इदारों का किरदार है एक प्रोग्रेस की तरफ, सोसाइटी की तामीर की तरफ, उस पे हमें अभी बहुत सा सफ़र करना नसरुल्लाह मलिक साहब, जब आज हम ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो आज के दौर को आप इसी कसौटी पे परखें तो आज आप क्या देखते हैं? आज ये खराबियाँ बदरजे आतम वैसे ही मौजूद हैं, उससे ज़्यादा मौजूद हैं या कम हो गई हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप देखें मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें, हम बहुत आगे गए हैं। आप इदारों की बात करें, मीडिया पर शदीद पाबंदियाँ होने के बावजूद आज आपके यहाँ मीडिया हाउसेस मौजूद हैं, कहीं ना कहीं लिखा जाता है, बात होती है, डायलॉग होता है, कहीं डायलॉग रोकने की कोशिश भी होती है। लेकिन मसला असल में ये है कि इसमें ये जायज़ा लिया जाने ज़रूरी है कि इसमें हमारी कोताही कितनी है, दीगर किसी फ़र्द की या किसी इदारे की कोताही कितनी है, और हर शख्स अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी का जायज़ा ले तो उसे अंदाज़ा होगा कि उसका अपना भी इसमें कितना कसूर रहा है। अब हम मीडिया पे पाबंदी की बात करते हैं, मज़हर साहब ने हमेशा मीडिया की आज़ादी की आवाज़ उठाई, लेकिन हम साथ ही जब देखते हैं कि मीडिया हाउसेस आपस में लड़ पड़े, मज़हर साहब को याद है, बल्कि उस ज़माने में मज़हर अब्बास साहब ये बात कहा करते थे कि ये जो मीडिया हाउसेस की लड़ाई है इसका नुकसान अलबत्ता मीडिया को होगा, और अल्टीमेटली मीडिया को हुआ। और आज भी हम समझते हैं कि जब आपस में इख्तलाफात होते हैं, जब जो सियासी जमातें जमहूरी रवैया अख्तियार नहीं करती तो फिर अपनी स्पेस खुद ब खुद कम कर देती हैं। आज अगर मसलन एक सियासी जमात है जिसको आज गिला शिकवा है, उनके लोगों को सजाएं हुई हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो आज वो इस योम आज़ादी के ऊपर भी अपना एहतजाज करना चाह रहे थे, या कहीं उन्होंने कोशिश भी की एहतजाज करने की, उसको भी देखा जाना ज़रूरी है कि उसी सियासी जमात ने एक क्या वो लाइन क्रॉस तो नहीं की जो एक सियासी जमात की होनी चाहिए। एक सियासी जमात और एक इनकलाब लाने की ख्वाहिश रखना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट भी करते हैं, आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के लिए भी मैदान में आते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के खिलाफ आगे से और गैर कानूनी काम शुरू कर दें। ठीक, एक ब्रेक लेना है नसरुल्लाह मलिक साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कि सारी शिकवे शिकायत वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जब मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ बेहतर हो, जहाँ पर जज़ा और सज़ा का कोई निज़ाम हो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक दौर में कोई एक नाराज़ है तो अगले दौर में वो खुश है और दूसरे जो पहले खुश था वो अब नाराज़ है। तो ये सिस्टम उसी वक्त तक चल सकता है जब तक आप अपने मफादात से ऊपर उठकर कुछ काम नहीं करते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, आज अगर हम बात करें कि मुल्क में जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे सियासी हवाले से, या मेरिट की आपने गुफ्तगू की, सनाउल्लाह साहब ने मेरिट की गुफ्तगू की, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं कि मुल्क में इंसाफ नहीं है, मुल्क में एक जो आइन पर तो अमल जाहिर सी बात है, उस पर आपने सवाल उठाया भी और हम मुसलसल उससे बात करते हैं। इंसाफ बुनियादी चीज़ है कि जो मुल्क में इस वक्त मौजूद नहीं है। देखिए, आपकी रियासत के 4 सतून हैं। आप एक एक करके चारों सतून का जायजा ले लें और खुद अंदाजा कर लें कि कोई एक सतून ऐसा है जो मजबूती से खड़ा नजर आए। ये तो आप शुक्र करें कि जिस तरीके से आप खड़े हुए हैं वो गनीमत है। हमारे यहाँ बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आइन है लेकिन आइन की अमलदारी नहीं है, कानून है मगर कानून की अमलदारी नहीं है। आपके यहाँ सरकारी भी मीडिया है, निजी भी मीडिया है, लेकिन पाबंदियों के में जकड़ा हुआ है। आपके यहाँ गैर जिम्मेदार मीडिया भी है। आपके यहाँ जो अदालतों के फैसले हैं, हमारी अदालतें जो हैं इंतहाई सियासत ज़दा हो गई हैं। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ना अदलिया रही है ना मीडिया रहा है उसमें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। असल मसला ये कि जो भी हुकूमतें आई, एक तो ये कि आपके यहाँ सिस्टम जो है, सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। आपके यहाँ हर चंद अरसे बाद सिस्टम को डिरेल कर दिया जाता है, एक नया सिस्टम ले आ जाता है, एक नए नाम से आ जाता है सिस्टम। उसमें इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेकन हो जाता है। और यही वजह है कि आपके इन्वेस्टर्स नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कल कौन सी हुकूमत होगी, उसकी क्या पॉलिसी होगी। तो आपके यहाँ सिस्टम की कंटिन्यूटी नहीं है।
जी। फिर आपके यहाँ जो 18वीं तरमीम जिसका बड़ा वावेला किया जाता है और बड़ी तरमीम है, अगर आप उसे पढ़ें भी देखें भी, लेकिन उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है वो नहीं आए, इसलिए कि वो लोकल बॉडीज एम्पावर नहीं की गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन्होंने उसकी ताकत, जो लोकल बॉडीज की ताकत थी जो नीचे तक जानी थी, निचली सतह तक, उन पे ये जितने भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कब्जा कर दिया। लिहाजा अच्छी गवर्नेंस की हमको मिसालें नहीं मिलती। इसी वजह से आपके जो नीचे के मसाइल हैं, जो लोकल बॉडीज के इश्यूज हैं, जो एक आम आदमी के इश्यूज हैं, जो कि काउंसलर के इश्यूज हैं, वो इसीलिए हल नहीं हो पा रहे। फिर तीसरा आपका बड़ा मसला ये कि करप्शन जितनी हद तक आपके यहाँ जकड़ गई है ऊपर से लेके नीचे तक, कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि जहां करप्शन नहीं हो। हद तक कि ये कि जेलों में भी आप चले जाएं तो जेलों में भी कोई काम जो है वो पैसे दिए बगैर नहीं होता। ये जो सूरत हाल है इससे कौन निकालेगा? सही। यहाँ बैठ के करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात देने से तो ये मसला नहीं होगा, किसी की तस्वीर दिखाने से तो ये मसला हल नहीं होगा। आपको ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे जो कि नहीं किए जा रहे। सिर्फ एक लीपापोती की जाती है आपके यहाँ। आप अंदाजा कर लें, आप किसी भी, मैं तो हर दूसरे रोज घूमता रहता हूं इसमें, आप कोई भी एक इदारे में चले जाएं, अगर एक बाकी तो छोड़ें, 9 से गालिबन 9 से 11 मुझे हर जगह के अपने टाइमिंग होते हैं, तो मुलाकात के टाइमिंग सरकारी अफसरान रखते हैं, जरा जाके उन टाइमिंग्स में उन दफातर के हाल देख लिया करें आपस में जी। तो आम आदमी की तो से है ही नहीं। ठीक। आम आदमी का तो तस्वुर ही भूल जाए कि वो आपको उसको नौकरी हो, कहीं उसको दाखिला लेना हो, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे आदमी की तलाश रहती है जिसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानने वाला हो। तो हम एक नॉर्मल प्रोसेस पे नहीं है। ठीक है, ये वो चैलेंजेस हैं जी जो हर हुकूमत में रहे हैं और हर हुकूमत ने इसको एक तो वो किया है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हों या फौजी हुकूमतें हों। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज भी एक आम आदमी इस सिस्टम से कटा हुआ है। ये मायूस है जी। ये शायद आपने बहुत ही की पॉइंट उठाया है मज़हर अब्बास साहब। सर, ये वैसे तो हम बहुत बात कर सकते हैं ना, एजुकेशन पे भी बात कर सकते हैं, सिस्टम पे भी बात करते हैं, निज़ाम पे भी बात करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक आम आदमी का इक़्तिदार में जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं है मुल्क में। तो असल आज़ादी उसी वक्त हमें मनानी चाहिए, या ठीक है हम आज़ादी तो मना रहे हैं लेकिन उसकी खुशी उस वक्त ज़्यादा होनी चाहिए जब एक आम आदमी की से हो। आपने जो बात कही है, या इससे पहले मज़हर साहब जो बातें कर रहे थे, मैं उससे 100% मुतफ़िक हूँ। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए इस खुशी के दिन, इस अहद के दिन, कि ये बहुत कम लोग हैं जिनको ना आज़ादी में सांस लेने की हिम्मत होती है या अल्लाह मियाँ की तरफ से मदद मिलती है जी। हमने ये आज़ादी कोई ऐसे नहीं है हासिल हो गई, तकरीरों से नहीं हुई, खून से हुई। हमारी माँ, बेटियाँ और है ना और बुज़ुर्ग ने खून के से और अपनी इसमतों से इसको हमारे लिए हासिल किया। हम इसको संभाल नहीं पाए। इसमें हकीकत है कि बहुत शुरू से ही, आगाज़ से ही इसमें करप्शन का जो एलिमेंट शामिल हुआ वो अब जिन बन गया हुआ। अब हम सुलेमान को, हज़रत सुलेमान को कहाँ से ले आए? यही बंदे हैं हमारे पास। आप जिस तरह कहा गया है, सियासत में देखें, आप ब्यूरोक्रेसी में देखें, हो या सिविलियन हो, सभी में यही है ना एलिमेंट्स आपको सामने नज़र आते हैं। अगर असम्बलियों में भी अगर आपने धांधली करके आना है या कुछ और तरीके से आना है, और सेनेट में भी आपने पैसों से अपनी सीटें ख़रीदनी हैं, और उस पे फिर अदालतों की तरफ चले जाएं। अदालतों में आपको भी पता है जजेस की तैनाती कैसे होती है। सर, ये सिस्टम फिर कैसे बदलेगा? सवाल तो ये है ना कि 78 साल हो गए। ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा, और इसके लिए सरफरोशी का एक अमल है ना आपको शुरू करना पड़ेगा। और किसी न किसी ने तो इसकी
सज़ा भी पानी है, जज़ा भी लेनी है, लेकिन स्टार्ट करना है, ये आवाम को हिस्सा देना पड़ेगा। अमल ये ज़रा स्लो है, खासा स्लो है, फ़िक्रमंद है, लेकिन आपके कायद ने जो कहा था कि ईमान और यूनिटी और ना डिसिप्लिन, इन तीनों का ना को जो एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं आपको अमल इन पे करते हुए आगे बढ़ना होगा, वरना ये कश्ती ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे तो डर है ये कि मुस्तकबिल तो हमारे हमें मौका रब ने ये दिया है, हम बहुत नीचे जा सकते थे डिप्लोमेटिकली। हमें ऑलमोस्ट उसने ना अगर पहले देखा जाए आइसोलेट कर दिया था 4 दिन की जंग से, तो हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं थे फ्रैंकली। ठीक, लेकिन अब हम किसी और उफक पे हैं, किसी और सतह पे हैं, एक बुलंद तरीन और बल्कि मुंह की खानी पड़ी है इतनी बड़ी माशियत वाले मुल्क को, इतने बड़े साइज वाले मुल्क को, इतने ना सारा अरब का शुक्र है, और शुक्र है लोगों का कि वो एक 65 की तरह खड़े हो गया, इकट्ठे खड़े हो गया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सर, क्यों भूल जाते हैं कुदरत से हमें तो अपनी मेजॉरिटी खोई हुई है। ईस्ट पाकिस्तान खोया हुआ है बिल्कुल, और कुदरत से हमें ये मौका मिला है, उससे नहीं संभल पाए थे, सनाउल्लाह तो साहब इसलिए कोशिश ये करें कि जी हमें ये मौका मिला है। और इसको इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि इस मोमेंटम को कैसे कायम रखना है। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक सिस्टम, एक नया सिस्टम मुल्क में आता है और फिर जब वो चला जाता है तो फिर उसे हम उसकी बुराइयां और उसके ऊपर तनकीद सुनते रहते हैं और बहुत बुरे अंदाज में सुनते हैं। अभी ये सिस्टम मौजूद है और ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और बेशक हमारी कामयाबियाँ भी हैं इसके अंदर, लेकिन जो असल कामयाबियाँ हमें हासिल करनी है, जिसकी तरफ इशारा हुआ प्रोग्राम में, गुफ्तगू में, क्या ये सलाहियत मौजूद है इस हुकूमत के अंदर, इस निज़ाम के अंदर, कि ये जो दकीक किस्म के चैलेंजेस हैं इनसे हमें उभार ले? देखिए, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो मुझे तो इस निज़ाम के अंदर बहुत सी खराबियाँ नज़र आती हैं, बल्कि बड़ा बोसीदा निज़ाम नज़र आता है। जिस जमहूरियत का हम ढंडोरा पीटते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या इस जमहूरियत निज़ाम के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए आपको मजहबी कार्ड इस्तेमाल आप नहीं करते? क्या आप धौंस धांधली इस्तेमाल नहीं करते? छोड़ दें इस्टेब्लिशमेंट कितनी मुदाखलत करती है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखा है, खुद इलेक्शन के पूरे इस प्रोसेस का हम हिस्सा रहे हैं। जिस शख्स का इस मुल्क में फ्रॉड लगता है वो धांधली अपने पोलिंग स्टेशन पे करने को तैयार होता है। शायद ही आपको कोई इस मुल्क में उम्मीदवार ऐसा मिलेगा जो ये चाहे कि उसकी जो पोलिंग है या उसके हल्के में जो वोट्स हैं उसके मुखालफिन के वोट उसके खिलाफ डल जाएं, वरना वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ठीक। फिर जिस तरीके से हम नफ़रत की सियासत करते हैं, इमोशंस की सियासत करते हैं, बिल्कुल आपको कई इलाकों में जाके आपको ये एहसास होता है कि वहाँ जैसे मौला जट स्टाइल की सियासत है, मुखालफिन को ललकारने की वो सियासत की जाती है। कोई मंशूर पार्टी का नहीं होता, कोई पार्टी जो है वो अपने वादे के मुताबिक काम नहीं करती, ना मंशूर पे अमल दरामद करती है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ के टॉक शोज़ में एक दूसरे को बेइज्जत करके पॉपुलैरिटी हासिल करती हैं। आप देखें, तसव्वुर कीजिए जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो कि एक जुमले की बुनियाद पे यानी आप एक मोस्ट पॉपुलर आदमी बन जाए, जो कि जी पुराम तो बढ़ गया, जिसमें ये हो कि ये कहा जाए कि जनाब नहीं चन इंज नहीं, एक जुमला मैं आपको बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। ना रूल्स हैं, ना कायदा है, ना कोई आपके यहाँ सिस्टम है। फ़िरका वारियत की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, मजहबी कार्ड्स की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, इलाकायत की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, तअस्सुब की बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो जमहूरी जमातें जो हैं उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया है? हम गिले शिकवे तो दूसरों से करते हैं, लेकिन सियासी जमातों के अंदर आज जितनी सियासी जमातें हैं, क्या वन मैन शो नहीं है? क्या वहाँ जमहूरियत नाम की कुछ चीज़ है? क्या इंतखाबात होते हैं? एक फ़र्द का नाम है पार्टी और वही पार्टी को चला रहा होता है, किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ बात कर सके। तो ये जमहूरी रवैये सियासी जमातों के अपने भी नहीं है। इससे निकलने के लिए सियासी जमातों को भी जमहूरी होना ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक। वेलकम बैक। वक्त ख़त्म हो गया है। मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, सनाउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले,
घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।